हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा टॉपिक था वायुमंडल की संरचना ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की परतें। हम वायुमंडल की परतों में एक डायग्राम के माध्यम से लास्ट वीडियो में हमने बात की कि ये जो परतें हैं वायुमंडल के अंदर, ये तापमान के आधार पर विभाजित करते हैं और अपनी स्थानीय विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। ये हमने चर्चाएं की, जिसमें हमने सबसे पहले क्षोभमंडल की बात की। सबसे पहली जो परत है अपनी वो है क्षोभमंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल है, इसको ध्यान से देखना, कल वाले डायग्राम को भी ध्यान में रखना। हम जब क्षोभमंडल की बात करें तो इसकी औसत रूप से जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर मानी जाती है। औसत रूप से इसकी ऊंचाई है 13 किलोमीटर मानी जाती है। आपको बहुत सारी गाइडों में ये 14 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 14 किलोमीटर। लेकिन वास्तव में औसत रूप में देखें तो ये 13 किलोमीटर ही है, क्योंकि ये ऊंचाई इस तरीके से है कि जो विषुवत रेखा है, कहाँ पर? विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है क्षोभमंडल की, वो ऊंचाई है यहाँ पर 18 किलोमीटर। देखना कैसे तैर आता है। यहाँ पे अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो इस क्षोभमंडल की ध्रुवीय क्षेत्र में जो ऊंचाई है, क्षोभमंडल की ध्रुवीय क्षेत्र में जो ऊंचाई है वो है 8 किलोमीटर। कितनी है? 8। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आते हैं 26। कितने आते हैं? 26। औसत कहाँ से निकालते हैं? दो क्षेत्रों के देख रहे हैं तो दो का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है अपना 13 किलोमीटर। तो ये अपना सही है, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पे हम बात करें तो क्षोभमंडल की ऊंचाई यहाँ पे इस प्रकार से है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है और ध्रुवीय क्षेत्रों पे इसकी ऊंचाई कम है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। यहाँ पर इस जो क्षोभमंडल है, इसको यहाँ पे परिवर्तन मंडल या संवहनीय मंडल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? परिवर्तन मंडल, या इसको बोलते हैं संवहनीय मंडल। क्यों बोलते हैं इसको संवहनीय मंडल, परिवर्तन मंडल? जलवायु से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जिसमें आंधी है, तूफान है, चक्रवात है, वर्षा है, पवने हैं, वायुदाब है, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, परिघटनाएं हैं, वो सारी की सारी इस क्षोभमंडल में ही घटित होती है। कहाँ पे घटित होती है? क्षोभमंडल में। चाहे आप चक्रवात ले सकते हो, चक्रवात भी वहीं पे बनते हैं जहाँ पे समुद्री क्षेत्र होता है। समुद्री क्षेत्र में वायु के दबाव के कारण, वायुदाब के कारण वहाँ पे पवने रोटेट होने स्टार्ट हो जाती है, चक्रवात बन जाते हैं। ठीक है, पवने चलती हैं, वो भी धरातल के समीप चलती है, यानी वायुमंडल में चलती है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएँ हैं, वर्षा भी यहाँ पे, आंधी है, तूफान है, सारी की सारी घटनाएँ, वायुदाब जो भी हैं, वो सब के सब कहाँ पे घटित होते हैं? क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर में घटित होते हैं। इसको आप ध्यान में रखना। इसलिए इसको परिवर्तन मंडल, यानी यहाँ पे बदलता रहता है।
ये घटनाओं के कारण मौसम है वो बदलता रहता है। कभी आंधी आ जाती है, कभी पवनें चलती हैं, कभी वर्षा आ जाती है, कभी चक्रवात आ जाते हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल बोला जाता है या संवहनीय मंडल। नीचे से जो वायु है वो उठ करके यहाँ पे संघनन होकर के वर्षा करती है, इसलिए नीचे से ऊपर की ओर जाना संवहनीय रूप है। ध्यान रखना, यहाँ से पवन आ रही है, इधर से पवन आ रही है, दोनों आपस में मिली और ऊपर की ओर चली गई। इस ऊपर की ओर जाने वाले इस क्रम को यहाँ पे संवहनीय मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहनीय रूप। तो ये संवहनीय जो रूप होता है ये ऊर्ध्वाधर या लंबवत होता है, वर्टिकल होता है, जिसके कारण यहाँ पे हम इस मंडल का नाम ही क्या रख दिया था? संवहनीय मंडल। ध्यान रखना, दोनों नामों को आप ध्यान में रखोगे। परिवर्तन मौसमी परिघटनाओं के कारण और इन पवनों का नीचे से ऊपर की ओर जाना संवहनीय रूप। ठीक है, तो यहाँ पे क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें इसमें, तो यहाँ पे इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऊंचाई की। ऊंचाई इसकी ग्रीष्मकाल और शीतकाल में बदलती रहती है। कब बदलती है? ग्रीष्मकाल और शीतकाल में। इसका भी रीजन आपको बताया जाएगा। यहाँ पे ग्रीष्मकाल और शीतकाल, देखिए ग्रीष्मकाल होता है तापमान अधिक होता है। क्या होता है? तापमान अधिक। और जो इसके वायवीय कण हैं, जो गैसें हैं, एरोसोल्स है, जो तापमान पे उसकी स्थानीय विशेषताओं को एक जगह रखती है, तो उसको हम, उस क्षेत्र को हम क्षोभमंडल कहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायवीय कणों में प्रसार होगा, उसमें विस्तार होगा, वो कण दूर जाएंगे। जब उनमें तापमान में प्रसार होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर की वजह से वो वायवीय कण दूर होंगे। तो वो विशेषता यहाँ तक थी ना क्षोभमंडल की, वो ऊपर तक चली जाएगी, यानी ऊपर तक चली जाएगी। तो इस क्षोभमंडल का जो विस्तार है अधिकतम, वो ग्रीष्म काल में होता है। इसका जो विस्तार होगा, अधिक होगा, वो ग्रीष्म काल में होगा। और जब शीतकाल होगा उस समय वो वायवीय कण जो हैं वो सिकुड़ेंगे, यानी यहाँ ऊंचाई थी तो वो सिकुड़ के नीचे हो जाएगी, तो इसका विस्तार कम हो जाएगा। तो कम कब होगा? शीतकाल में होगा। ध्यान रखना इन दोनों शब्दों। क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल का सबसे अधिक विस्तार ग्रीष्मकाल में होता है, सबसे कम विस्तार शीतकाल में होता है। उसका कारण यही है। ठीक है, अगली बात, एक बात और करते हैं इसके बारे में। जो अक्षांश है और क्षोभमंडल है, उसकी ऊंचाई है, इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है? हम धरातल पर पढ़ते हैं, पृथ्वी के धरातल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम दो शब्दों को लेते हैं। एक तो अक्षांशों को लेते हैं, अक्षांशों को, और लेते हैं हम क्षोभमंडल की ऊंचाई को। क्षोभमंडल की ऊंचाई, इन दोनों के अंदर संबंध कैसा है? दोनों में क्या संबंध है? तो दोनों के अंदर जो संबंध है वो विलोमानुपाती है। कैसा संबंध है? विलोमानुपाती, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यानी यहाँ पे ऐसे इसका सूत्र आप लगा सकते हो, लिख सकते हो, अक्षांश विलोमानुपाती ट्रोपोस्फियर ऊंचाई, ट्रोपोस्फियर ऊंचाई। ठीक है, यानी अक्षांश बढ़ेंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो घटेगी, अगर इसको बढ़ाओगे तो अक्षांश घटेंगे। देख सकते हो यहाँ पे जैसे मानो ये धरातल है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। समझ गए बात? यहाँ पर इसकी ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर बता रहे हो। कितने बता रहे हो? 18। यहाँ पे आप इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर ही बता रहे हो। ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे 8 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, यहाँ पे 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, यहाँ पर इसकी 18 किलोमीटर ऊंचाई है। अब देखो, अक्षांश इधर की ओर बढ़ेंगे, जैसे 10 है, 50 है, 70 है और 90 है, ये अक्षांश है, ये हाइट है। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, अक्षांश को बढ़ाओ, ये रेखा है, इसको मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, यहाँ पे ये रेखा है, इसको मिलाने वाली, यहाँ तक ये ऊंचाई है, यहाँ पर ये ऊंचाई है। अब देखो, अक्षांश बढ़ाओ 10
20 50 की तरफ आओगे, जीरो के पास जीरो अक्षांश है तो जीरो के पास इसकी हाइट 18 किलोमीटर। जैसे मान लो यहाँ पे 16 है, ये 14 है, ये 12 है, ये 10 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 डिग्री अक्षांश के पास तो इसकी ऊंचाई 18 है। फिर हम 10 डिग्री के पास देखेंगे तो इसकी ऊंचाई जैसे मानो एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं 16 है। 20 डिग्री अक्षांश के पास मानो यहाँ पे 14 है। 50 के पास मानो यहाँ 12 है, ठीक है। तो अब देखो इसको कि यहाँ पे अक्षांश बढ़ रहे हैं और जो इसकी ऊंचाई है वो घट रही है, दिख रहा है। अक्षांश को बढ़ाएंगे तो इसकी ऊंचाई घटेगी, इसकी ऊंचाई घटेगी। किसकी ऊंचाई? ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई, ठीक है। अगर हम अक्षांशों को घटाएंगे, वापस अक्षांश को घटाएंगे तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी। यानी 50 है, 50 पे 12 है तो 20 करेंगे तो 14 हो जाएगी, 10 करेंगे तो 16, 0 अक्षांश करेंगे तो 18, ठीक है। तो दोनों में संबंध कैसा है? विलोमानुपाती संबंध है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, ठीक है। तो इन दोनों में कैसा संबंध होगा? विलोमानुपाती संबंध होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये जो क्षोभमंडल है, इस क्षोभमंडल का नामकरण किसने किया? ठीक है, तो वो विज्ञानी है टिजरेंस डी बॉर्ड। इसने क्षोभमंडल का नामकरण किया, क्षोभमंडल का नामकरण, यानी इस परत का जो नाम रखा है वो किसने रखा? टिजरेंस डी बॉर्ड ने रखा है। ये तो इसकी मुख्य बातें होंगी, ठीक है। इसमें और एक मुख्य बात है कि इस मंडल में हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं। जैसे मानो ये धरातल है, धरातल से हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो इस मंडल के अंदर ऊंचाई की ओर जाने पे तापमान में क्या होता है? ह्रास होता है या कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी की प्रवृत्ति। अर्थात ऊंचाई की ओर जाने पर जिस दर से तापमान में कमी आती है, तापमान कमी दर्ज की जाती है उसमें, तो उसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं उसको। वो यहाँ पे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे तापमान जो कम होता है उस दर को, यहाँ पे जिस दर से ये कम होता है उसको सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य ताप ह्रास। ह्रास का मतलब कमी। नॉर्मल लैप्स रेट NLR, ठीक है। यहाँ पे जो दर से ये कम होती है उस दर को कहा जाता है सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप ह्रास दर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दर है वो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से प्रति किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में लेते हैं तो यहाँ पे होगी मीटर, 165 मीटर, ठीक है। ये वाली 165 मीटर होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कैसा भी कर लो, दोनों सेम है। कैसे बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम धरातल पर मानो 30 डिग्री टेम्परेचर है। कितना है? 30 डिग्री टेम्परेचर है। 30 डिग्री टेम्परेचर धरातल का है तो अपने को चलना है यहाँ पे 10 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई में। कितना चलना है? 10 किलोमीटर। अपने जो सामान्य तापपतन दर है वो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर है, या यूँ कहें 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर कम होता है, या यूँ कहें 1000, या यूँ कहें 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट। समझ गए? तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन कमियों को, तीनों बात एक ही है, तीनों की बात एक है, ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो ये 6.5 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं।
तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो लगभग इतना ही आता है। समझ गए बात। और ये फ़ारेनहाइट, जब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो इतना ही आता है। वो कर लेंगे, हम देखेंगे फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में भी चेंज करके देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखें तो 0 डिग्री पे, जैसे मानो ये धरातल है, इसके यहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर है। कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। 1 किलोमीटर पर गए तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर पर कम हो जाता है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर जाएंगे तो इस 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे जो तापमान होगा वो तापमान होगा यहाँ पे 23.5 डिग्री। कितना होगा? 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर इतना हो गया। ठीक है, अब जैसे 2 किलोमीटर पर गए, ठीक है, 2 किलोमीटर की दूरी है धरातल से ही, तो यहाँ पे भी 6.5 डिग्री कम होगा। तो यहाँ पर इस दर पर टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा? 23 में से आप घटाओगे तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो आप जैसे हाइट की तरफ जाओगे तो हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कमी होती है। समझ गए बात। तो हाइट की तरफ जाएंगे तो क्षोभमंडल ऐसा मंडल है वहाँ पर तापमान में कमी नज़र आती है, कमी होती है। हमने कल मैप में भी देखा था तापमान की लाइन को कि क्षोभमंडल में घट रही है, फिर हम ट्रोपोपॉज है वहाँ पे स्थिर रही, फिर वहाँ से समताप मंडल है वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है वापस। ठीक है, पहले स्थिर फिर ओजोन परत आती है वहाँ पे बढ़ता है। तो हम किस दर से बढ़ेंगे? तो हम इसको, आप एक बार इसको ध्यान में रखना कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति दर से जो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है उसको यहाँ पर सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम जब धरातल के अंदर की बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, वहाँ पर हम बात करें तो 32 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। फिर 32 मीटर और जाएंगे तो 1 डिग्री और बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर धरातल में जाएंगे तो बढ़ता है और ऊपर की ओर जाएंगे तो घटता है। क्षोभमंडल की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली परतों में बढ़ता भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो गैसें होती हैं वो गैसें तापमान का अवशोषण कर लेती हैं और तापमान के अवशोषण से वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो तापमान प्रतिलोमन की दशा बनती है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर इसकी कमी, तापमान की कमी के कारण यहाँ पे जैसे हम बात करें, जिससे कोई भी वायु है वो वायु ऊपर उठेगी तो वो ठंडी होगी। जैसे मानो यहाँ धरातल पर कोई वायु चल रही है, वो वायु यहाँ से चल रही है और ऊपर उठ रही है, यहाँ पे उठ रही है, तो ऊपर उठेगी तो यहाँ गर्म वायु थी, जैसे जैसे ऊपर उठेगी तो यहाँ टेम्परेचर कम होता है 6.5 डिग्री, तो वो ठंडी हो जाएगी, ऊपर उठते हुए वो ठंडी होगी। इस दर से हम इसको कहेंगे यहाँ पे सामान्य ताप पतन दर। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पे देख लो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका एक सूत्र होता है, यूँ तो कहो तो आप इसको C/5 बराबर F - 32/9। यहाँ पर अगर इस तरीके से भी है ये सूत्र, और ये सूत्र भी होता है इसका F - 32/180। समझ रहे हो बात? यहाँ पे यूँ मान लो चाहे ये मान लो, बात एक ही है। आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना है, आपको ये सूत्र आपको याद रखना है कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। आपको बहुत बार एग्जाम में होता है कि जो आंकड़े होते हैं आपको पता होता है किस स्थान का टेम्परेचर कितना है। जैसे मानो आप यूँ को राजस्थान का टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि औसत रूप में यहाँ पे 35 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड में है। अगर आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड में याद है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, वहाँ पे फ़ारेनहाइट के ऑप्शन है, अब आप क्या करोगे? आपको पता है सेंटीग्रेड में, अब आप क्या कर सकते हो? तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सूत्र काम में आता है। यहाँ पे सेंटीग्रेड है, इसको किस में बदलोगे आप? फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे, और फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे तो मानो यहाँ पे जैसे इसको भी सरल करेंगे हम, बराबर का निशान होता है, उसके नीचे वाली संख्या उनको आसानी से काट सकते हैं हम। ठीक है, तो इनको काटेंगे तो यही सूत्र आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप।
आपको दो ही याद करने हैं, केल्विन का आपको नहीं याद करना इतना, आपको सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सूत्र होता है, जैसे मानो आपका टेम्परेचर है यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप बदलोगे किस में, फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, C का मान कितना है आपके पास में 50, ये कितना हो गया 50 डिवाइड यहाँ पे F माइनस 32 डिवाइड 9, ये आपका सूत्र में आपने मान रख दिया है। अब इसको आप सरल कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 10 F माइनस 32/9। इस 9 को आप इस इधर लेके आओगे तो यहाँ पर इसको वज्र गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये हो जाएगी F माइनस 32 बराबर 9, ये इधर जाएगी तो यहाँ पे गुणा में हो जाएगी 10। वज्र गुणे होते हैं, एक तरफ ले जाते हैं तो वज्र गुणा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी 90, यानी F माइनस 32 बराबर 90। यह संख्या माइनस में है, किस में है, माइनस में, तो इधर जाके किस में हो जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पे F बराबर 90 प्लस 32 कितने हो जाएंगे, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ रहे हो बात। तो आपका फ़ारेनहाइट में यानी 50 डिग्री के बराबर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगी। या तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको या ये मिलेगा आपको, तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो उसको निकालने का यही सूत्र है। तो आप इसको, चाहे आपके पास में ये 122 डिग्री है, इसको करके देख लो, आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो आंसर है वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का आपके पास, जैसे ऑप्शन में फ़ारेनहाइट आपको याद है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको सूत्र में क्या करना है, C/5 बराबर 122 माइनस 32/9। F की जगह आपको ये मान लिख देना है, ठीक है। वापस अपना 50 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको घटाएंगे हम, तो यहाँ पे जैसे मानो ये कितना है, C/5 बराबर, इसको घटाएंगे तो 0 90 बटे में 9, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो C/5 बराबर 10, ठीक है। तो 5 यहाँ पे वज्र गुणे होंगे वापस, ठीक है। तो C बराबर 10 × 5 बराबर कितने हो गए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये 50 आप इसको सरल करके देख सकते हो कि ये अपना मान आया वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये 50 डिग्री अपने पास पहले था, ये वापस आ गया ना। तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप बराबर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको आप सरल कर सकते हो। तो आपको ये आना चाहिए। ज्योग्राफी के बच्चे हो, ज्योग्राफी में सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट हर जगह अपने को देखने को मिलते हैं। कोई भी स्थान हो हमें सेंटीग्रेड में मान मिलते हैं। किसी भी स्थान का तापमान देखना हो वहाँ पे हम उसको, जैसे हम किसी फसल की ही बात करें तो फसल के अंदर भी हम बात करेंगे तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर देखते हैं कि वो पकती है तो उसको कितना तापमान चाहिए, तो वहाँ पे सेंटीग्रेड की बात होती है। सेंटीग्रेड नहीं आता तो फ़ारेनहाइट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको ये चेंज करना आना चाहिए, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सामान्य तापमान दर की बात चल रही थी कि क्षोभ मंडल के अंदर जो टेम्परेचर है वो घटता है, ऊंचाई की ओर जाने पर टेम्परेचर घटता है। जो पवनें धरातल से चलती हैं ऊपर सामान्य रूप में ऊपर जाती हैं वो वहाँ पे ठंडी हो जाती है, ठीक है। तापमान की कमी की वजह से ऊपर उठती वायु भी निरंतर ठंडी होती जाती है, यूँ कह सकते हो, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से ही होता है। अगर हम कहें कि इससे अधिक की दर से अगर कम हो टेम्परेचर तो उसको हम क्या कहते हैं, हमने इसको तो सामान्य तापमान दर कह दिया है, ठीक है। हाइट की तरफ जाते हैं 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से कम है तो उसको हमने क्या कहा, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य तापमान दर। अगर ये जो क्षेत्र है इसके अंदर मान लो कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर 6.5 डिग्री की बजाय यहाँ पे 7 डिग्री आ गया, यानी 1 किलोमीटर पे 7 डिग्री के टेम्परेचर से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होता है, यानी अधिक दर से, तो उसको क्या कहेंगे, उसको यहाँ पे कहेंगे शुष्क रुद्धोष्म दर, ड्राई एरिया रेट। क्या कहेंगे उसको,
शुष्क रुदोषम दर, यानी ड्राई एरिया रेट। समझ के बाद तो अधिक होगा तो उसका नाम क्या कहा जाएगा, वहाँ कहेंगे हम, अगर अधिक डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान घट रहा है तो वहाँ पे कहेंगे शुष्क रुदोषम दर या ड्राई एरिया रेट। अगर 6.5 से कम दर से होता है तो उसको आर्द्र रुदोषम दर कहते हैं। जैसे 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से ही कम हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, आर्द्र रुदोषम दर। समझ गए। यहाँ पे इन दोनों को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। 6.5 से अधिक होता है तो आप कहोगे शुष्क रुदोषम दर। 6.5 से कम होता है तो क्या कहोगे, आर्द्र रुदोषम दर कहोगे। ये बात हो गई हमारी क्षोभ मंडल की, ठीक है। किसकी बात हो गई, क्षोभ मंडल की। ये मुख्य विशेषताएं हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं कि इस मंडल में ऊंचाई देखें तो औसत रूप में 13 किलोमीटर, ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और जो क्षेत्र विषुवत का है वहाँ पे इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर। ग्रीष्म काल में इसका विस्तार होता है ऊंचाई में और शीतकाल में विस्तार घटता है। ये परिवर्तन मंडल है या सामान्य मंडल है, दोनों है, ठीक है। यहाँ पर और बात करें तो अक्षांश और क्षोभ मंडल है उसमें विलोमानुपाती संबंध होता है। इस मंडल का नामकरण जो किया वो टिजरेस डी बोट ने किया। यहाँ पर हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो हमेशा तापमान में कमी ही हमें देखने को मिलती है। किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। वहाँ पर जो कमी होती है ऊंचाई की ओर जाने पर, उस तापमान में कमी के जो हम दर्ज करते हैं उसको हम सामान्य ताप पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। अर्थात कितने डिग्री से, 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से वो कम होती है, या 165 मीटर की 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, या यूँ कहें 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 1000 फीट की दूरी पर कम होता है, ठीक है। इस दर से जो ऊंचाई की ओर हम जाते हैं, कौन सी दर, ये 6.5 दर, ठीक है, ऊंचाई की ओर जाते हैं ये, तो इसमें हमेशा तापमान में कमी होती है और तापमान में कमी होती है ये निरंतर होती है, यानी ऊपर उठती हुई वायु निरंतर यहाँ पे ठंडी होती जाती है, जिसके कारण वहाँ पे वर्षा या संघनन की क्रिया बनती है। वो भी हम पढ़ेंगे। वर्षा जब पढ़ेंगे तो ऊपर वायु जाती है, वो ठंडी होती है और संघनन होती है, तो उसकी हम चर्चाएँ डिटेल से करेंगे। और यहाँ पर और बात करें तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से अधिक तापमान में दर्ज की जाती है कमी को, तो वहाँ पे उसको शुष्क रुदोषम या ड्राई एरिया रेट कहते हैं। अगर वो दर कम है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर पे वो 1 किलोमीटर पर कम होती है, तो वहाँ पर उसको आर्द्र रुदोषम दर कहते हैं, ठीक है। ये तो अपनी बात हो गई क्षोभ मंडल की या ट्रोपोस्फियर की। इसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर जो सीमा स्थित है, क्षोभ सीमा। कौन सी है, इसके ऊपर क्षोभ सीमा है, जिसको हमने ट्रोपोपॉज कहा। क्या कहा, ट्रोपोपॉज। इसकी ऊंचाई होती है वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक की होती है और ये संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन होता है। यहाँ पर 2 परतों का संक्रमण होता है, एक तो ट्रोपोस्फियर का, ट्रोपोस्फियर प्लस स्ट्रेटोस्फियर, इन 2 परतों का यहाँ पे संक्रमण क्षेत्र होता है। कौन कौन सी परतें हैं दोनों, ट्रोपोस्फियर है और स्ट्रेटोस्फियर है। इन दोनों परतों का यहाँ पे संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है औसत रूप में हम 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मानते हैं। इसकी जो लोकेशन है ट्रोपोपॉज की वो कितनी मानते हैं, 13 किलोमीटर पर, जहाँ पर तापमान जो होता है, तापमान वो स्थिर होता है, यानी यहाँ पे ना तो तापमान घटता है और ना ही तापमान बढ़ता है। तो क्षोभ मंडल है, क्षोभ सीमा है, उस क्षोभ सीमा पर आप हमेशा ध्यान में रखोगे तापमान स्थिर रहता है। आजकल के जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि बच्चे क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहते हैं। क्षोभ मंडल का ध्यान रह गया, क्षोभ सीमा को कुछ वो पता नहीं है, क्षोभ सीमा होता क्या है, तो क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल को ही समझ लेते हैं और वहाँ पे तापमान हमेशा घटता है। तो वहाँ ऑप्शन में आपको मिलेगा क्षोभ सीमा में तापमान निम्न प्रकार है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे बढ़ता है, घटता है,
बराबर रहता है या स्थिर रहता है, कुछ नहीं रहता। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करते हो कि आपको तो क्षोभमंडल का याद है कि वहाँ पे तापमान घटता है, तो आप वहाँ पे टिक कर दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्षोभ सीमा है उसमें हमेशा ध्यान में रखना तापमान स्थिर ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। ठीक है, हमेशा तापमान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, ट्रोपोपॉज में विषुवत रेखा के ऊपर और ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर की बात करें तो वहाँ पे आप क्या कहोगे, देखो दोनों बातें हैं। एक इसकी विशेषता है ये क्षोभ सीमा की, यहाँ पे हम बात करें कि एक तो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय, एक है विषुवत रेखा। लॉजिकल बात है, एक तो ध्रुवीय और एक विषुवत। ज़्यादा ठंड किस पे पड़ती है, ज़्यादा ठंड किस पे पड़ती है, ध्रुवीय पे। विषुवत पे ठंड नहीं है, गर्मी है, आपको सबको ही पता है। इतनी ठंड नहीं है, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है ध्रुवीय क्षेत्र में, जबकि विषुवत रेखा पे इतनी बर्फ़ नहीं जमी रहती। समझ रहे हो बात। यहाँ पे सामान्य के दिमाग में यही बात होती है, लेकिन ऊंचाई पे बात करें ट्रोपोपॉज में, और जो ट्रोपोपॉज की ऊंचाई है जो हम बात करते हैं, ट्रोपोपॉज विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर पर है और यहाँ पे 8 किलोमीटर पर है। इस रेखा पर ट्रोपोपॉज है, क्षोभ सीमा है। ठीक है, तो इस सीमा पर हम बात करें कि ट्रोपोपॉज पर विषुवत रेखा की जो उन पर और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा दुगुनी ठंड पड़ती है, यानी विषुवत रेखा पर ज़्यादा ठंड पड़ती है ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा। आप सोच सकते हो कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है इसके जो ट्रोपोपॉज है यहाँ पर, ये ट्रोपोपॉज, इसकी एवज में यहाँ विषुवत रेखा पे दुगुनी ठंड पड़ती है। कैसे पड़ती है वो देखो, यहाँ पर तापमान है धरातल पर 0 डिग्री, बर्फ जमी हुई है, ये मानो कि आप हिमांक बिंदु पर है। यहाँ पर विषुवत रेखा पे धरातल पर तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 8 किलोमीटर तक जाएगा तो इसका लगभग 45 माइनस में जाएगा, क्योंकि 6 डिग्री जाएगा, 6.51 किलोमीटर पर जाएगा। समझ रहे हो बात। यहाँ पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर घट रहा है, तो 1 किलोमीटर पर जाओगे तो -6 हो जाएगा, 2 पे जाओगे तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जाओगे 3 पे तो यहाँ पर आपका 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। समझ गए। तो वैसे 8 किलोमीटर तक जाओगे तो आपका लगभग 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रोपोपॉज की बात कर रहे हैं। ट्रोपोपॉज पर ध्रुवीय क्षेत्र में -45 ही होता है टेम्परेचर, जबकि विषुवत में देखो, यहाँ पर विषुवत में 4 या 5 किलोमीटर की हाइट होती है, वहाँ तक तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही पहुँचता है, जबकि 14 किलोमीटर और है ऊपर। कितना है, 13 किलोमीटर। ये तो 5 किलोमीटर तक तो 0 आ गया, चलो यहाँ पे 30 था, यहाँ पे मानो ये 23.5 हो गया, यहाँ मानो आप 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ऐसे करके 5 किलोमीटर हाइट पर जाएंगे तो ये 0 डिग्री तक आ गया टेम्परेचर। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो वापस घटेंगे तो -80 तक पहुँच जाता है, यानी यहाँ 18 किलोमीटर तक चलेंगे ऊपर तो यहाँ पे तापमान घट करके कितना हो जाएगा, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप बताओ कि यहाँ पे ठंड है या यहाँ पे ठंड है। ज़्यादा माइनस में होगा तो वहाँ पे ठंड होती है, ये जैसे जैसे प्लस में होता जाएगा माइनस घटते जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे देखना है, ग्राफ जब आप बनाते हो तो 1 2 3 ऐसे, और इधर -1, -2, -3, तो इधर जाओगे तो यहाँ पे आप यहाँ 80 डिग्री तक जाओगे। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो मान लो ये 80 डिग्री है, तो माइनस की तरफ जाओगे तो इधर ठंड बढ़ेगी, और इधर जाओगे तो इधर जो ठंड है वो कम होगी। तो -80 डिग्री में इसकी एवज में दुगुनी ठंड है। किसकी एवज में, ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में दुगुनी ठंड पड़ती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। इसको आप ध्यान में रखोगे कि विषुवत रेखा के आप ऐसे समझ लोगे कि ध्रुवीय क्षेत्र में तो ठंड ज़्यादा है, विषुवत रेखा के क्षेत्र में गर्मी है, तो यहाँ पे दुगुनी ठंड कैसे हो सकती है। तो आपको ऊंचाई की पूछी है कि ट्रोपोपॉज की बात की है, जो क्षोभ सीमा है उसकी बात की है, तो वहाँ पर हमेशा ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा दुगुनी ठंड विषुवत रेखा क्षेत्र में पड़ती है, यानी हाइट पर। समझ गए बात। ये बात हो गई आपकी क्षोभ मंडल और क्षोभ सीमा की।
समझ गए। दूसरी परत जो है क्षमता मंडल, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।